नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किस प्रकार से लेख की स्पष्टता के लिए आवश्यक है, किस प्रकार से कहाँ पर विराम चिन्ह को लगाया जाता है, किस प्रकार से विराम चिन्ह कहीं पर लगकर किसी भी वाक्य का उसका अर्थ बदल देते हैं या कहाँ पे कितनी प्रभाविकता दिखाते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि विराम का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब होता है रुकना, मतलब कहीं पे भी कोई सा पॉज लेना या रुकना क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। और उस रुकने के लिए या जिस जगह पे हम रुकते हैं उस जगह पे कोई सा सांकेतिक चिन्ह लगा दिया गया तो उन्हीं को कहा जाता है विराम चिन्ह। अब जैसे आप बहुत सारे ऐसे लेख पढ़ते होंगे, बहुत सारे ऐसे उपन्यास पढ़ते होंगे, बहुत सारे गद्यांश पढ़ते होंगे, पद्यांश पढ़ते होंगे, तो उनमें आपने बहुत सारे सांकेतिक चिन्ह देखे होंगे। उन सांकेतिक चिन्हों को लगाने के लिए एक नियम होते हैं और कहाँ पर वो नियम लगाए जाएंगे या कहाँ पर उस लेख में किस वाक्य में कहाँ पे कौन सा सांकेतिक चिन्ह लगेगा, ये सब हम आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं सबको कहा जाता है विराम चिन्ह। अब आप देखिएगा, अगर आपको जैसे 3 मार्कर में डेफिनीशन आ जाए कि आप विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनीशन ऐसे लिखेंगे कि पढ़ते समय या बोलते समय कहाँ रुकना है और कितनी देर रुकना है, यह बतलाने के लिए जो भी सांकेतिक चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ गए कि विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं। अब जैसे हम देखेंगे कि उदाहरण है, उदाहरण में लिखा है जाओ मत रुको। यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगा है जिसे बोला जाता है अल्प विराम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, अल्प विराम। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर इनका उपयोग सही तरीके से ना लगाया जाए, ठीक है, तो ये इनका अर्थ क्या हो जाएगा, इनका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जाओ रुको मत, यहाँ पे अर्थ ये निकल रहा है कि उसे जाने का बोल रहा है, यहाँ पर नहीं रुकने को बोल रहा है। ठीक है, अगर आप यही विराम चिन्ह, अगर यही आप यहाँ पे विराम चिन्ह ऐसे लगा दिए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने जाओ मत रुको, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य का क्या होगा, यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मत जाओ रुको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सांकेतिक चिन्ह सही जगह पर ना लगाए जाएं तो वाक्य का पूरा अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसी की स्पष्टता के लिए हम क्यों लगाते हैं, इसी की स्पष्टता के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा कि विराम चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब उसके अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई जगह आपने देखा होगा पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, कहीं लाघव चिन्ह होते हैं, लोप चिन्ह होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो इन चिन्हों को हम बारी बारी पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये चिन्ह लगाए जाएंगे और किस तरीके से, जैसे आप आगे भी जाएंगे, आप पल्लवन पढ़ेंगे, संक्षेपण पढ़ेंगे, तो उन सब में इन विराम चिन्हों को बहुत ज़्यादा उपयोगिता रहेगी और उससे आपके लेख में बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता रहेगी। आगे आपका जो पेपर 6 होता है उसमें भी आपको निबंध लिखना होता है, उसमें आपको 2 निबंध लिखना होता है, तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत सारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि कहाँ पर किस तरीके का विराम चिन्ह का उपयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप विराम चिन्ह के उद्देश्य समझ गए होंगे कि किसी भी लेख या किसी भी गद्यांश या पद्यांश की स्पष्टता के लिए ही विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लोगों को पढ़ने में सरलता आती है। लोग क्या करते हैं, जब लेख को पढ़ते हैं तो उनको क्या होता है, उनको कोई सा भी लेख समझने में सरल हो जाता है। तो इस तरीके से विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। आप देखे होंगे कि पेपर 5 में संधि और समास के बाद अगला जो पार्ट दिया है वो विराम चिन्ह का दिया है। ठीक है, विराम चिन्ह का दिया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना विराम चिन्हों से है। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे विराम चिन्हों का उपयोग, उनके विराम चिन्ह, कई बार क्वेश्चन में आता है कि हाँ आप अल्प विराम चिन्ह का निशान बनाइए या वो चिन्ह किस प्रकार होता है। कई बार ऐसा बोलता है कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इन दोनों मायनों से आपको देखना आवश्यक है कि किस तरीके से आप कौन सा विराम चिन्ह का चिन्ह क्या होगा और उसका वाक्य में प्रयोग कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लाइन से पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से विराम चिन्ह होते हैं और कहाँ कहाँ उनका उपयोग होगा। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि अल्प विराम जो चिन्ह होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह कैसा होगा, ऐसा होगा। तो क्या लिखा है
प्रत्येक शब्द को अलग अलग दर्शाने में, संबोधन में, अप्रत्यक्ष कथन में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सुनो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा देर का पॉज है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो दो सेंटेंस होंगे वो अलग अलग होंगे, उनका अर्थ भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुनो कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अर्धविराम चिन्ह क्या होते हैं। तो अर्धविराम चिन्ह आप देखेंगे तो अर्धविराम चिन्ह का, एक सेकंड, ये चिन्ह जो होगा ये क्या होगा, अर्धविराम का चिन्ह होगा। अब इसमें क्या लिखा है, पदबंध व वाक्यांश में, वाक्यांश को दर्शाने के लिए यह प्रयोग में आता है। किसी भी पदबंध को या फिर वाक्य के किसी अंश को, जैसे वाक्य हो गया पूरा, उसमें अगर कोई एक अंश है जो अलग अलग चीज बताने की कोशिश कर रहा है तो उसी को बोला जाता है वाक्यांश। और पदबंध या वाक्यांश को दर्शाने के लिए यह क्या हुआ है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो अर्धविराम चिन्ह होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। अब आप उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, ये एक वाक्य का अंश हो गया। प्रयोग के आधार पर हिंदी को दो वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे क्या चिन्ह का यूज किया गया, यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्यांश को दर्शाने के लिए, मतलब किसी भी वाक्य के अंश को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अर्धविराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम आगे देखेंगे अपूर्ण विराम क्या होता है, ठीक है। अपूर्ण विराम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अपूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, ऊपर नीचे जब दो बिंदी लगा दी जाती है तो उसी को कहा जाता है अपूर्ण विराम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी वाक्य को छोटा करने के लिए, ठीक है, किसी भी वाक्य को छोटा करने के लिए। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसका एक वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है, ठीक है, ये एक पूरा वाक्य बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे अपूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड जाएगा कि प्रेमचंद ने किसकी रचना की है, गोदान की रचना की है, ठीक है। तो इसलिए वाक्यों को छोटा करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, अपूर्ण विराम का इस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो समझ आया दोस्तों कि किस तरीके से प्रेमचंद के बाद अपूर्ण विराम लगाया गया और उसके बाद गोदान लिखा गया, जिससे वो समझ में आता है कि जो रचना की गई है गोदान की, वो किसके द्वारा की गई है, प्रेमचंद के द्वारा की गई है। अब आप आगे देखिएगा, जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम से तो आप सभी लोग अवगत होंगे कि ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसको देखने के लिए बोलेंगे कि वाक्य के अंत में एक खड़ी पाई के रूप में, ठीक है, आपको इसका चिन्ह पता ही होगा, आपने सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया होगा बचपन से लेकर आज तक, है ना। तो वाक्य के अंत में खड़ी पाई के रूप में लगता है, इसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण विराम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मेरा नाम सुरेश है, यहाँ पे एक वाक्य पूर्ण हो गया और वाक्य के अंत में हमने क्या लगा दिया, वाक्य के अंत में हमने खड़ी पाई लगा दी और यही चिन्ह होता है पूर्ण विराम चिन्ह। अब जैसे आप देखेंगे, अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है कि वे वाक्य जो प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे हम कई बार ऐसा है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, तो जिस तरीके में क्या, कहाँ, को, कौन, किस लिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आप, क्या आप जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसमें क्या लगता है, उसमें लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रश्नवाचक विराम चिन्ह समझ गए। अब आप देखेंगे विस्मय सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। विस्मय सूचक विराम चिन्ह ये भी एक एमपीपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे पढ़िएगा। तो जब भी कोई ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो आश्चर्य का बोध कराएं, मतलब सुन के आपको आश्चर्य हो जाए या आपका हृदय भ्रमित हो जाए, तो इस तरीके से जब भी किसी चिन्ह का उपयोग किया जाता है तो उसके क्या कहते हैं, विस्मय सूचक विराम चिन्ह। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर हम जाते हैं और कोई पहले से ही आकर बैठा हुआ रहता है, तो हम देखते हैं अरे आप कब आए, तो इस तरीके से क्या है, हम आश्चर्य का बोध कर रहे हैं, उस व्यक्ति को देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि अरे ये कब आ गए। तो इस तरीके से हम जब अरे के बाद इसका उपयोग करेंगे तो ये जो चिन्ह होगा ये होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। तो इसका चिन्ह ऐसा होता है, जैसे हम देखते हैं कई बार ऐसा आश्चर्य कि तो हे राम, मतलब ऐसा सोचते हैं ना, तो हे राम के बाद भी क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर
विस्मय सूचक विराम चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ गए कि विस्मय सूचक विराम चिन्ह कैसा होता है। तो ये जब भी कभी हमें आश्चर्य का या कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो आश्चर्य का बोध कराएगा, वो होगा विस्मय सूचक विराम चिन्ह। अब आप आगे देखेंगे कि समास या योजक विराम चिन्ह, इनको योजक विराम चिन्ह को बोला जाता है समास विराम चिन्ह। ठीक है, तो जब हम किसी दो शब्द का आपस में मेल दिखाते हैं या योजक शब्द बनाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है योजक विराम चिन्ह या फिर समास विराम चिन्ह। तो इसका जो विराम चिन्ह है ये ऐसा लगता है। ठीक है, एक डैश के रूप में इसका प्रयोग होता है, जैसे शब्द युग्म हो गया या किसी शब्द को दोहराने में। ठीक है, किसी शब्द का जब दोहराने में प्रयोग होता है, जैसे आप लिखेंगे राम राम, ठीक है, तो इसमें भी कैसा चिन्ह लगेगा, इसमें भी योजक चिन्ह लगेगा या योजक विराम चिन्ह लगेगा। तो किसी शब्द युग्म या फिर शब्दों को दोहराने में जिस विराम चिन्ह का उपयोग होता है उसे कहा जाता है योजक चिन्ह या समास विराम चिन्ह। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे रात दिन, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा, पाप पुण्य, यहाँ पे भर योजक विराम चिन्ह लगा। इस तरीके से योजक विराम चिन्ह का उपयोग होता है। अब आप देखेंगे निर्देशक चिन्ह या रेखिका, किसी शब्द या वाक्य का विवरण देना होता है तब यह चिन्ह लगता है। ठीक है, किसी भी शब्द या वाक्य का विवरण देना होता है तो यह चिन्ह लगता है। जैसे आप उदाहरण में देखिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, जैसे हम किसी के भी बारे में बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए हम राम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, राम जी कैसे थे, राम जी का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ। ठीक है, इन्होंने रावण को पराजित किया। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ हम राम जी का विवरण दे रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक थे, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जब भी हम इनका किसी भी चीज़ों का विवरण देंगे या किसी भी मुख्य विषय के बारे में हम जब विवरण देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। उसमें जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया आपको निर्देशक चिन्ह या रेखिका कि किस तरीके से किसी वाक्य का या किसी शब्द का विवरण देंगे तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अब क्या होता है, एक विवरण चिन्ह और होता है। जैसे विवरण चिन्ह क्या हो गया, एक विवरण चिन्ह ऐसा होता है जहाँ पे हम किसी भी सब्जेक्ट का विवरण देते हैं जब किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी हो। जैसे क्या होता है, जब आप लेटर लिखते हैं, तो आप लेटर लिखते होंगे तो आप जैसे विषय लिखते हैं लेटर में, जब भी विषय लिखते हैं तो आप ऐसा चिन्ह लगाते हैं ना, यही होता है विवरण चिन्ह, कि यहाँ पे आप किस विषय के बारे में लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस विषय के बारे में आप बता देंगे कि हाँ हमें इस विषय के बारे में लेटर लिखना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विवरण देते हैं कि हमें इस विषय के बारे में लिखना है। कई बार ऐसा कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे राष्ट्रवाद के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो राष्ट्रवाद के ऊपर जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो वहाँ पे एक विवरण चिन्ह देंगे और उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से आप वो विवरण को बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, अब क्या लिखा है, समता या समतुल्यता सूचक विराम चिन्ह। ठीक है, किसी भी दो शब्दों के बारे में जब वो समान होते हैं या फिर समान अर्थ की स्पष्टता दिखाते हैं कि मतलब उनका अर्थ जो होगा वो समान ही होगा, तो इस तरीके से जो भी शब्द ऐसा अर्थ स्पष्ट करें उनके बीच क्या लगता है, उनके बीच लगता है समतुल्यता या समता सूचक विराम चिन्ह। और इस चिन्ह को कैसे दर्शाया जाता है, इस चिन्ह को डबल डैश से दर्शाया जाता है। ठीक है, या बराबर का चिन्ह से बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन से सुनते हैं तो इन्हें बराबर का चिन्ह बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समतुल्यता सूचक विराम चिन्ह। यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो शब्दों में समानता दर्शाना हो। ठीक है, दो शब्दों में समानता दर्शाना हो तो उन्हें, जैसे आप देख रहे हैं जल का अर्थ होता है पानी, मतलब ये दोनों में क्या है, समतुल्यता दिख रही है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे समता समतुल्यता सूचक विराम चिन्ह। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा कि लाघव चिन्ह क्या होते हैं। लाघव चिन्ह दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट एक चिन्ह है, इसका भी क्वेश्चन कई बार आया है तो आप ध्यान में रखिएगा। लाघव चिन्ह क्या होते हैं, किसी शब्द को छोटा करने के लिए उस शब्द के पहले वर्ण के बाद हम ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह कैसा होता है, एक छोटी सी बिंदी होती है, सर्कल मान लो आप बहुत छोटा सा, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए उस शब्द के पहले वर्ण के बाद एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या, लाघव चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा, अब हम इसलिए निकाल लगते हैं मध्य प्रदेश। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी में होते हैं तो हम सीधा ऐसा लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी एक अंडरस्टूड होता है, उत्तर प्रदेश लिख दिए, तो ये सब अंडरस्टूड होते हैं, ये होते हैं लाघव चिन्ह। किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है और वो चिन्ह ऐसा हो जाता है जो सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरीके से यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप आगे देखेंगे, आगे है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। ठीक है,
क्या होता है, कई बार हम ऐसे फास्ट लिखते हैं या लिखते लिखते कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम भूल जाते हैं, हम नहीं लिख पाते। तो उनको सही करने के लिए, क्योंकि क्या होता है हिंदी एक ऐसी विधा है जहाँ पे लिखना काटना, वो लिखकर काटना वो सही नहीं रहता है, तो वहाँ पर एक ऐसा चिन्ह बनाया गया जहाँ पे उस गलती के सुधार के लिए हम एक हंस पद लगाते हैं, उसे कहा जाता है, ये हंस पद ऐसा चिन्ह होगा। तो क्या लिखते समय त्रुटिवश कुछ छूट जाए या तो छूटे हुए स्थान पर हम हंस पद लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि भारत की राजधानी, अब यहाँ पे ये जगह छूट गई, जैसे मान लो मैंने यहाँ तो है मैंने दूर लिख दिया है, यहाँ पे आप है लिख दिए, अब यहाँ पे छूट गया। हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने राजधानी लिखी नहीं, और यहाँ पर राजधानी लिखने के बाद हमने दिल्ली लिखी नहीं, और यहाँ पे हमारा छूट गया। तो इस तरीके से हंस पद लगा के यहाँ पर आप दिल्ली लिख देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, और ये सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, और इस तरीके से हम हंस पद का उपयोग करके इस वाक्य को करेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पे दो टाइप के उद्धरण चिन्ह होते हैं, एक होता है इकहरे उद्धरण चिन्ह और एक होते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह। अब देखो यहाँ पे आप समझने की जरूरत है कि जब कथन को कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा जाए, जब भी कोई कथन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, जैसे मैं कह रहा हूं कि, जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, वो एक क्या होगा, किसी मेरे द्वारा कहा जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो जब भी कथन कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा जाए तो वो क्या होगा, वो उसमें क्या लगेगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगे। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा है कि गीता क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पे गीता शब्द की इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस दिखानी है कि कौन सा पवित्र ग्रंथ है, जो है गीता। तो गीता में क्या लगेगा, उद्धरण चिन्ह लगेगा, कौन सा, इकहरा, ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। अब जब दोहरे होते हैं या दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाने होते हैं, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कथन कह रहा है। जैसे मान लीजिए गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, ठीक है। तो गांधी जी ने जब ये नारा दिया, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गांधी जी ने स्पष्टीकरण रूप में कहा, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि करो या मरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जब प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो वो उसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह लगेंगे, और जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा जाए तो उसमें इकहरे उद्धरण चिन्ह लगेंगे, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया आपको ये कि किस तरीके से आपको उद्धरण चिन्ह लगाने हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखेंगे आगे कि लोप चिन्ह क्या होते हैं। गद्यांश या काव्यांश के मध्य भाग में लोप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब लोप चिन्ह क्या होते हैं, डैश डैश करके हम लोप चिन्ह को दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ छूटा हुआ। आप बचपन में देखे होंगे कि रिक्त स्थान भरिए, बहुत सारे बचपन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास में कि यहाँ पर आप रिक्त स्थान भरिए, तो आपको कुछ भी दे दिया, जैसे आपको दे दिया ताजमहल खाली स्थान में स्थित है। तो ये जो खाली स्थान जगह को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। लोप चिन्ह मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो सेंटेंस पूरा होगा, और उस सेंटेंस को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे ताजमहल कहाँ है, आगरा में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते थे छोटी क्लासों में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। आगरा को अगर हटा दिया जाएगा तो उसके स्थान पर लोप चिन्ह लगाया जाएगा, उससे यह स्पष्ट होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा शब्द है जो इस वाक्य को पूर्ण करेगा। अब क्या होता है, एक होती है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा यह दर्शाती है कि आसपास के जो बिंदु हैं वो भिन्न हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 01 01 20 09, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 01 01 तो सेम है। अब ये तो आप लग रहा है कि यार इसका विवरण तो सेम है, पर इसको अलग अलग क्यों लिखा गया। तो यहाँ पे एक ये है कि इस तिर्यक रेखा में स्पष्ट रूप से अपन को ज्ञात होता है कि या तो पहला क्या होगा, पहला होगा कि कौन सी तारीख है, दूसरे में होता है कौन सा महीना है, और तीसरे में होता है कौन सा वर्ष चल रहा है। ये अपन को जब स्पष्ट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पता है कि ये तीनों एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो इस तरीके से तिर्यक रेखा के रूप में हम लिख देते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे तिर्यक रेखा का उपयोग किया जाएगा और वो स्पष्ट तरीके से यह दिखाएगा कि ये तीनों जो लिखे गए हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, वो समान नहीं है। अब आप आगे देखेंगे कि क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश विराम चिन्ह, ठीक है। जब किसी चीज़ों की पुनरुक्ति हो रही हो, जैसे आप देख रहे होंगे जब किसी शब्द के नीचे उसी शब्द को दोहराया जाता है
तब उस स्थान पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि आप ऐसा लिखते हैं कि मान लीजिए कोई क्लास है, अब वहाँ पे आपको कोई सा विवरण देना है, वो विवरण बहुत लंबा है, या फिर हमको रैंकिंग डिसाइड करनी है। जैसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे क्या हुआ, राम ने कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित किया, ठीक है, या प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब आपको यहाँ पे मतलब 10 तक रैंकिंग दिखानी है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन कौन आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रथम बता दिए। अब प्रथम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राम ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अब आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में या तो नाम चेंज होगा या तो स्थान चेंज होगा, बाकी चीज़ें समान रहेगी। तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो या हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए एक चिन्ह बनाया गया जिसे कहा जाता है पुनरुक्ति प्रकाश विराम चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि मोहन ने, बस हमने सिर्फ यहाँ पे ने भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो मोहन यहाँ पे आप पुनरुक्ति विराम चिन्ह लगाइए, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो द्वितीय के बाद फिर से आप पुनरुक्ति विराम चिन्ह लगा के यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। इससे ये समझ में आएगा कि ये जो ऊपर का सेंटेंस है उसके नीचे जो पुनरुक्ति विराम चिन्ह लगेगा, मतलब नीचे का सेंटेंस में जो जो चीज़ें अलग है उसको लिख देंगे और जो चीज़ें समान है उसमें हम क्या लगा देंगे, उसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश विराम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक अगला होता है व्युत्पादक विराम चिन्ह, व्युत्पादक चिन्ह। आपको यहाँ पे चीज याद रखिएगा, ये एक अच्छा विराम चिन्ह है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एमपीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति को दर्शाने के लिए, मतलब जैसे हमने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि भाषा बनी कैसे, बोली आई, बोली के बाद संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा पाली आई, पाली के बाद अपभ्रंश आया, अपभट्ट आया, उसके बाद वो हिंदी में परिवर्तित हुआ। तो इस तरीके से जब किसी शब्द की व्युत्पत्ति होती है या फिर वो अपने बदलते स्वरूप को दिखाते हैं, तो वो जब चिन्ह, उसके बीच जो चिन्ह लगता है वो होता है व्युत्पादक चिन्ह। जैसे आप देखेंगे कि पहले कभी रहा होगा पितृ बोला जाता होगा, उसके बाद वो अवहट्ट में आया या अपभ्रंश में आया तो वो पितर हो गया, उसके बाद अभी हिंदी में क्या है, पिता हो गया। तो इस तरीके से इसका क्रमिक विकास हुआ और इस तरीके से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो इसकी व्युत्पत्ति के क्रम को दर्शाने के लिए इनके बीच जो चिन्ह लगाया जाता है वो होता है व्युत्पादक चिन्ह, ठीक है। समझ में आया व्युत्पादक चिन्ह। अब देखिए, अब क्या है, निर्देशक या दिशा सूचक चिन्ह, ठीक है। तो विकास व परिवर्तन को दर्शाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का विकास हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो लगातार के रूप में क्रमिक उनका विकास हो रहा है या परिवर्तन को दिखा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, निर्देशक या दिशा सूचक विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, ब्राह्मी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि के बाद क्या आया, सूत्र लिपि आई, सूत्र लिपि के बाद क्या हुआ, संकेत लिपि आई। तो इस तरीके से इनका विकास दिख रहा है। जैसे आप संस्कृत आया, संस्कृत के बाद भी आप ऐसा लगा सकते हैं कि पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद हम लगा सकते हैं कि अपभ्रंश आया, या प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके क्रमिक विकास को आगे के रूप में दिखा सकते हैं, है ना। अब उसके बाद आप देखिए कि कोष्टक चिन्ह, जब कोई किसी वाक्य में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या किसी शब्द को लिखने के बाद हम उसका अर्थ बताते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें हम क्या कोष्टक के रूप में दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये शब्द या तो महत्वपूर्ण है या फिर ये किसी बाहर वाले शब्द का अर्थ बता रहा है, तो वहाँ पे हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पाद टिप्पण, जब किसी शब्द या कथन की व्याख्या, कथन के संदर्भ में उसकी व्याख्या पृष्ठ के नीचे दी जाती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, ठीक है, आप लोगों ने किताबें पढ़ी होगी, आपने एक ऐसा लेख पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इस लेख के बीच में यहाँ पे स्टार लगा दिया, इस लेख के बीच में यहाँ पे स्टार लगा दिया। मतलब ये है कि वो जो स्टार लगाया है उस शब्द के पहले, वहाँ पे वो सेंटेंस पूर्ण रूप से उसका अर्थ बता नहीं पा रहा है। तो क्या किया जाता है, पृष्ठ के सबसे नीचे एक लाइन खींच के वहाँ पे उस स्टार वाले चिन्ह का विवरण दिया जाता है कि इसका मतलब ये है, फिर दूसरा स्टार लगा के उसका विवरण दिया जाता है। तो इस तरीके से जब पृष्ठ पर नीचे की ओर ऐसा विवरण दिया जाता है स्टार के बाद, तो वो कहलाता है पाद टिप्पण, ठीक है। मतलब वो जो लेख है उस लेख में कहाँ पे स्टार लगा है उसका जो विवरण दिया जाता है वो सबसे पृष्ठ के सबसे नीचे दिया जाता है। अब आप लास्ट देखेंगे, लास्ट है समाप्ति सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। जब कोई लेख या वाक्य समाप्त होता है तब अंत में पृष्ठ के मध्य में यह चिन्ह लगता है, तो ठीक है। तो इसका चिन्ह देख लीजिए, डैश लगा दिए हम, उसके बाद एक 2 डॉट लगा के क्रॉस करके
फिर डॉट लगा के फिर उसका अंत कर, इस तरीके से ये विराम समाप्ति सूचक विराम चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी कोई लेख या जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है या कोई पूरा का पूरा लेख खत्म हो गया, कोई उपन्यास खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सही समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा विराम चिन्ह का चैप्टर समाप्त होता है। हमने सारे विराम चिन्ह पढ़ लिए, कहाँ कहाँ पे कैसा विराम चिन्ह लगेगा, किस तरीके से वाक्य की स्पष्टता के लिए वो उपयोगी होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा विराम चिन्ह का चैप्टर पूर्ण होता है। और जब यहाँ पे जब विराम चिन्ह का चैप्टर पूर्ण हो गया तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पृष्ठ के मध्य में समाप्ति सूचक विराम चिन्ह लगा दिया गया, मतलब यहाँ पे हमारा विराम चिन्ह कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको सारे विराम चिन्ह बता दिए गए, विराम चिन्ह के क्या उद्देश्य हैं वो बता दिए गए, किस किस तरीके से कहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आप आएंगे, मतलब इस पेपर 5 में आएंगे, तो आप विराम चिन्ह बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं में से विराम चिन्ह पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी में इन्हीं विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयोग होता है। यहाँ पे सारे विराम चिन्ह कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, और आप विराम चिन्ह की डेफिनेशन भी बता दी गई है। तो 3 मार्कर में कुछ भी आए, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह है या कोई भी विराम चिन्ह है, उन विराम चिन्हों को आप आराम से लिख सकते हैं 3 मार्कर में। और जो भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे उन क्वेश्चनों को आप यहाँ पर देख के इसको, इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसको समझकर आप यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।